कहानी शुरू होती है मार्स के एसिडेलिया प्लेनेटिया मैदान में, जहां नासा का एरिस 3 मिशन अपने 18th डे यानी सॉल 18 पर है। टीम के 6 मेंबर्स मट्टी के नमूने जमा कर रहे हैं कि अचानक नासा से एक शदीद वार्निंग आती है। एक भयानक धूल का तूफान डस्ट स्टॉर्म उनकी तरफ 175 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से बढ़ रहा है। कमांडर मेलिसा ल्यूइस मिशन को फौरन खत्म करने का फैसला करती हैं क्योंकि उनका MAV यानी मार्स असेंट व्हीकल उलट सकता है। सब टीम मेंबर्स अंधेरे और मट्टी में रॉकेट की तरफ भागते हैं, लेकिन तभी एक पुराना एंटेना टूटकर सीधा मार्क वॉटनी से टकराता है। मार्क दूर जा गिरता है और उसका सूट पंक्चर हो जाता है। उसके बायोमॉनिटर की रीडिंग्स डेड दिखाती हैं। कमांडर ल्यूइस उसे ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश करती है, लेकिन विजिबिलिटी 0 है। मजबूरन पूरी टीम मार्क को मरा हुआ समझकर वहां से निकल जाती है। अगली सुबह जब तूफान थमता है तो मट्टी की ढेर के नीचे से एक हाथ बाहर निकलता है। मार्क जिंदा है। वो कैसे बचा? दरअसल एंटेना का वो टुकड़ा जो उसके पेट में घुसा था, उसने सूट के होल को ब्लॉक कर दिया और मार्क के बहने वाले खून ने मट्टी के साथ मिलकर एक एयरटाइट सील बना दी। लेकिन हालात बहुत नाजुक हैं। मार्क किसी तरह हैब तक पहुंचता है। यहाँ वो अकेले अपना ऑपरेशन करता है। मिरर में देखकर वो एंटेना का टुकड़ा निकालता है और स्टेपलर से अपना जख्म बंद करता है। अब वो अपनी डायरी यानी वीडियो लॉग शुरू करता है और कहता है कि अगर नासा को पता भी चल जाए कि वो जिंदा है तो उन्हें वापस आने में 4 साल लगेंगे, जबकि उसके पास खाना सिर्फ कुछ महीनों का है। मार्क हार मानने के बजाय साइंस का सहारा लेता है। वो एक बॉटनिस्ट है। वो फैसला करता है कि वो हैब के अंदर ही खेती करेगा। वो 126 स्क्वायर मीटर्स की जमीन पर मार्स की मिट्टी बिछाता है, लेकिन वो मिट्टी डेड है। उसे बैक्टीरिया चाहिए। इसके लिए वो अपनी और पुरानी टीम की ह्यूमन वेस्ट को यानी पाखाने को फर्टिलाइजर के तौर पर इस्तेमाल करता है। वो नासा के भेजे हुए वैक पैक्ड आलू निकालता है और उनके टुकड़े करके मिट्टी में दबा देता है। लेकिन सबसे बड़ा मसला पानी का है। मार्स पर पानी नहीं है। मार्क एक पुराना रॉकेट फ्यूल हाइड्रोजीन इस्तेमाल करता है और उसे एक इरिडियम कैटलिस्ट से गुजारकर हाइड्रोजन अलग करता है। वो हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ जलाकर पानी बनाने का प्लान बनाता है। ये बहुत खतरनाक है क्योंकि एक छोटी सी चिंगारी पूरे हैब को उड़ा सकती है। पहली कोशिश में एक छोटा धमाका होता है क्योंकि मार्क अपनी सांस से निकली हुई ऑक्सीजन का हिसाब भूल गया था, लेकिन वो हार नहीं मानता। मास्क पहनकर दोबारा कोशिश करता है और आखिरकार मार्स पर पहली बार बारिश होती है। उसके आलू के पौधे निकलना शुरू हो जाते हैं। इधर जमीन पर नासा की सैटेलाइट एनालिस्ट मिंडी पार्क देखती है कि मार्स पर चीजें हिल रही हैं। नासा को झटका लगता है कि मार्क जिंदा है, लेकिन वो उसे बता नहीं सकते क्योंकि रेडियो टूटा हुआ है। मार्क फैसला करता है कि वो 1997 के पाथफाइंडर को ढूंढने जाएगा ताकि उसकी पुरानी रेडियो से नासा से राब्ता कर सके। वो रॉकर को मॉडिफाई करता है और कई दिनों का सफर करके पाथफाइंडर ढूंढ निकालता है। जब पहली बार जमीन से मैसेज आता है तो मार्क रो पड़ता है, लेकिन खुशी ज्यादा देर नहीं रहती क्योंकि एक टेक्निकल खराबी की वजह से हैब का एयरलॉक फट जाता है। उसकी सारी फसल बर्फ बन जाती है और अब मार्क के पास भूख से मरने के सिवाय कोई रास्ता नजर नहीं आता क्योंकि मिट्टी के बैक्टीरिया मर चुके हैं। नासा के साइंटिस्ट जमीन पर कैलकुलेशन करते हैं और उन्हें पता चलता है कि मार्क अगले मिशन तक जिंदा नहीं रह पाएगा। वो फैसला करते हैं कि एक सप्लाई रॉकेट आइरिस जल्दी में लॉन्च किया जाए ताकि मार्क तक खाना पहुंच सके। लेकिन जल्दी का काम शैतान का। वो रॉकेट लॉन्च होते ही फट जाता है। अब मार्क बिल्कुल अकेला है और उसके पास खाना खत्म हो रहा है। वो अपने वीडियो लॉग में कहता है कि शायद ये उसकी आखिरी कुछ वीडियोस हैं। लेकिन तभी चाइना की स्पेस एजेंसी CNSA अपनी सीक्रेट बूस्टर तायांग शेन की मदद पेश करती है, जो इस वक्त दुनिया की आखिरी उम्मीद बन जाता है। जमीन पर एक यंग साइंटिस्ट रिच पर्नल एक ऐसी कैलकुलेशन करता है जो सबका दिमाग घुमा देती है। वो कहता है कि एरिस 3 की टीम जो अभी जमीन की तरफ वापस आ रही है, अगर रास्ता बदले और जमीन की ग्रेविटी का इस्तेमाल करके वापस मार्स की तरफ मुड़ जाए यानी स्लिंग शॉट मनूवर, तो वो मार्क को बचा सकते हैं। नासा का डायरेक्टर टेडी सैंडर्स इस प्लान को बहुत खतरनाक समझता है और मना कर देता है क्योंकि इसमें बाकी 5 एस्ट्रोनॉट्स की जान को खतरा है। लेकिन नासा का फ्लाइट डायरेक्टर
कमांडर मिच हेंडरसन चोरी छुपे ये प्लान एरिस 3 की टीम को भेज देता है। कमांडर ल्यूइस और उसकी टीम फैसला करती है कि वो अपनी दोस्त को पीछे नहीं छोड़ेंगे। वो नासा के ऑर्डर्स के खिलाफ बगावत करते हैं और वापस मार्स की तरफ निकल पड़ते हैं। अब ये एक रेस है वक्त के खिलाफ। मार्क को अब मार्स पर एक बहुत लंबा और खतरनाक सफर तय करना है। उसे स्कियापरेली क्रेटर तक पहुंचना है, जहां एरिस 4 का MAV रॉकेट पहले से मौजूद है। मार्क रोवर को मॉडिफाई करता है, उसमें सारा जरूरी सामान और ऑक्सीजन सिस्टम लगाता है। वो कई हफ्तों तक मार्स की सुनसान और खामोश वादियों में अकेले सफर करता है। इस सफर के दौरान वो थकावट, तन्हाई और भूख से लड़ रहा है। जब वो आखिरकार एरिस 4 के रॉकेट तक पहुंचता है तो नासा उसे एक अजीब इंस्ट्रक्शन देता है। रॉकेट बहुत भारी है और उसे स्पेस में हर्मेस शिप तक पहुंचने के लिए हल्का होना पड़ेगा। मार्क को इंस्ट्रक्शन मिलती है कि वो रॉकेट की नोज कोन यानी छत, विंडोज और सारी सीट्स निकाल फेंके। रॉकेट की छत की जगह सिर्फ एक प्लास्टिक का पर्दा यानी कैनवस लगाया जाता है। मार्क मजाक में कहता है कि वो स्पेस पायलट बन गया है जो बिना छत के रॉकेट में उड़ेगा। लॉन्च का दिन आ पहुंचता है। मार्क रॉकेट में बैठता है और जैसे ही इंजन स्टार्ट होता है, जी फोर्स इतनी ज्यादा होती है कि वो बेहोश हो जाता है। रॉकेट स्पेस में पहुंचता है, लेकिन एक मसला हो जाता है। वो हर्मेस शिप से बहुत दूर है और उसकी स्पीड भी बहुत ज्यादा है। कमांडर ल्यूइस और उसकी टीम एक खतरनाक प्लान बनाती है। वो शिप का एयर प्रेशर रिलीज करते हैं ताकि शिप की स्पीड कम हो सके, एक छोटा धमाका करके। फिर भी दूरी ज्यादा है। मार्क होश में आता है और देखता है कि वो टीम से दूर जा रहा है। वो अपनी सूट के ग्लव में एक छोटा सा सुराख करता है और निकलने वाली गैस को थ्रस्टर के तौर पर इस्तेमाल करता है। वो आयरन मैन की तरह स्पेस में उड़ते हुए कमांडर ल्यूइस की तरफ बढ़ता है। आखिरकार ल्यूइस मार्क का हाथ पकड़ लेती है। पूरे कंट्रोल रूम और दुनिया में खुशी की लहर दौड़ जाती है। फिल्म के आखिर में हम देखते हैं कि मार्क जमीन पर वापस आ चुका है। अब वो नासा में नए एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेनिंग दे रहा है। वो उन्हें समझाता है कि स्पेस में हर चीज आपके खिलाफ होगी, लेकिन अगर आप हार नहीं मानते और एक के बाद एक मसले को सॉल्व करते जाते हैं तो आप मौत को हरा सकते हैं। वो इंसान जो मार्स की मिट्टी में मौत के करीब था, आज दोबारा जिंदा है।